4 मई 1945 को एक अमेरिकी सेना की इकाई ने बिना फायरिंग के बवेरिया में हेनरिक हिमलर के विला पर कब्जा कर लिया। अंदर उन्हें एसएस औपचारिक वस्तुओं का एक पूरा संग्रह मिला, पूरी तरह से संरक्षित वर्दी, प्रतीक चिन्ह, दस्तावेज और काले हेलमेट। उनमें से एक आधिकारिक सूची से गायब हो गया। इसके बाद के महीनों में तीसरे रैह से हजारों वस्तुओं को निजी निवासों, मंत्रिस्तरीय कार्यालयों और कुलीन आश्रयों से हटा दिया गया था। कुछ संग्रहालयों में समाप्त हो गए, अन्य नीलामी में, कई कभी पंजीकृत नहीं थे। हिमलर का औपचारिक हेलमेट शासन के निराकरण के दौरान एक निशान के बिना गायब होने वाला एकमात्र नहीं था। वे हेलमेट, पदक और वर्दी आज कहां हैं? कितने अभी भी निजी संग्रह में हैं? और इनमें से कौन सी वस्तु रिकॉर्ड पर उच्चतम मूल्य तक पहुंच गई? आतंक की काली रात, एसएस का सौंदर्य जन्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपमानित जर्मनी के खंडहरों में मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता के बोझ से नई ताकतें उभरी, जिन्होंने अपनी खोई हुई महानता को बहाल करने का वादा किया। इन संगठनों में एडोल्फ हिटलर के निजी गार्ड के रूप में स्थापित एक छोटी इकाई व्यवस्थित आतंक का पर्याय बनने के लिए उभरेगी, शुट्ज़स्टाफेल या एसएस। आधिकारिक तौर पर 1925 में स्थापित शुट्ज़स्टाफेल बड़े स्टर्मबेटेलुंग एसए के अधीनस्थ कुछ 100 पुरुषों के एक मामूली समूह के रूप में शुरू हुआ। ब्राउन शर्ट्स, जिन्होंने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सड़क संघर्ष का नेतृत्व किया। हालांकि यह समूह 1929 में मौलिक रूप से बदल जाएगा, जब हेनरिक हिमलर ने अपना नेतृत्व ग्रहण किया और इसे एक साधारण अर्धसैनिक इकाई की तुलना में बहुत अधिक भयावह में बदल दिया। हिमलर, एक विचारशील दिखने वाला व्यक्ति जो एक कृषि विज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित था, एसएस के लिए एक दृष्टि लाया जो सेना से परे था। उनके लिए यह संगठन एक आधुनिक शिष्ट आदेश बनना था, जो राष्ट्रीय समाजवाद के शुद्धतम सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाला एक कुलीन निकाय था। वह तुरंत समझ गया कि इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए बाहरी छवि वर्दी, प्रतीकों, अनुष्ठानों को उस अनुशासन और शक्ति को प्रतिबिंबित करना था जिसे वह सार्वजनिक कल्पना में डालने का इरादा रखता था। उनके पहले रणनीतिक निर्णयों में से एक अपने आदमियों की उपस्थिति को मौलिक रूप से संशोधित करना था। ऐसे कि भूरी वर्दी के बजाय, जिसने सड़क पर दंगों को जन्म दिया, हिमलर ने काले रंग का चयन किया, एक ऐसा रंग जिसने अधिकार, विशिष्टता और सबसे बढ़कर भय का अनुमान लगाया। यूरोप में काला पहले से ही इटली में बेनिटो मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था। इस प्रकार अपने संगठन के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए अन्य फांसीवादी आंदोलनों के लिए एक दृश्य संबंध स्थापित किया। काले रंग की पसंद आकस्मिक या अलग थलग नहीं थी। यूरोप में फांसीवाद के उदय की साजिश में गहरा रंग मार्शल अनुशासन और हिंसक बहिष्कार का प्रतीक बन गया। इतालवी ब्लैक शर्ट्स, रोमानियाई आयरन गार्ड और बाद में स्पेनिश फालिंज ने भी जनता पर उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते हुए अंधेरे स्वर को अपनाया। उन्होंने सम्मान की आज्ञा दी, भय उत्पन्न किया और अनुष्ठानिक अपनेपन की भावना पैदा की। काले रंग का उपयोग न केवल व्यावहारिक था, यह संचार था। एक महाद्वीप में अभी भी निरक्षरता की उच्च दर से चिह्नित काली वर्दी ने खुद के लिए बात की। काले एसएस वर्दी को पिनपॉइंट सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। फर्म ह्यूगो बॉस, एक कपड़ा कंपनी जो पहले से ही नाजी पार्टी के साथ सहयोग कर रही थी, को सख्त सौंदर्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इनमें से हजारों कपड़ों का उत्पादन करने के लिए कमीशन किया गया था। परिणाम एक शांत परिधान था, पूरी तरह से फिट, परिभाषित लाइनों के साथ, जो पहनने वाले को लगभग मूर्तिकला रूप देता था। प्रत्येक तत्व की गणना शीतलता, नस्लीय शुद्धता और निर्विवाद अधिकार को व्यक्त करने के लिए की गई थी। लेकिन वर्दी उस दृश्य भाषा की शुरुआत थी जिसे हिमलर बना रहा था। एसएस का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक चिन्ह टोटेनकोफ खोपड़ी था, जो प्रशिया हुस्सार इकाइयों से विरासत में मिला प्रतीक था, जिसने पीढ़ियों से जर्मन सेना में सेवा की थी। यह खोपड़ी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने से अधिक अंतिम सांस तक पूर्ण निष्ठा की शपथ का प्रतीक थी। हिमलर के लिए यह बिना शर्त बलिदान और विचारधारा के लिए मारने और मरने की इच्छा का प्रतीक था। इस सहजीवन में नाजी ईगल के एक शैलीबद्ध संस्करण का उपयोग जोड़ा गया था। जबकि शासन की अन्य शाखाओं ने पारंपरिक रीच सैडलर का उपयोग किया, एसएस ने अपना स्वयं का संस्करण तैयार किया। अधिक कोणीय आक्रामक रेखाओं के साथ, हमेशा डबल एसएस रन के साथ, टाइपोग्राफर वॉल्टर हेक द्वारा बनाया गया एक प्रतीक। प्राचीन जर्मनिक वर्णमाला से प्रेरित इन रनों को उनके दृश्य प्रभाव और पैतृक रहस्य के अर्थ के लिए चुना गया था, जो संगठन को एक कथित गौरवशाली आर्य अतीत से जोड़ता है। 1931 से
हिमलर ने विशिष्टता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए अनुष्ठानों, अभिवादन और समारोहों की एक विस्तृत प्रणाली को लागू करना शुरू कर दिया। जिन सदस्यों ने कठोर प्रवेश प्रक्रिया को पारित किया, जिसमें शारीरिक परीक्षण, तीसरी पीढ़ी तक वंशावली सत्यापन और वैचारिक मूल्यांकन शामिल थे, हिमलर द्वारा हाथ से वितरित एक खोपड़ी की अंगूठी प्राप्त हुई। अपने शब्दों में, एसएस को भविष्य का एक जर्मनिक अभिजात वर्ग का आदेश होना था, जो एक कुलीन निकाय था जो वंश और फ्यूहरर के प्रति पूर्ण वफादारी के माध्यम से कायम था। वर्दी और प्रतीक चिन्ह का यह पंथ सतही नहीं था, यह गहरी शिक्षा की रणनीति का हिस्सा था। सौंदर्य शास्त्र सत्ता के लिए कार्यात्मक थे और हिमलर ने इसे पूरी तरह से समझा। एक एसएस अधिकारी द्वारा पेश की गई छवि उसके काले चमड़े के कोट, खोपड़ी की टोपी, सफेद दस्ताने और ठंडे टकटकी में तत्काल आज्ञाकारिता को प्रेरित करने के लिए थी। वर्दी चलने वाले प्रचार के रूप में कार्य करती थी। सामूहिक स्मृति में एक संदेश उकेरा गया था। ये लोग कोई साधारण सैनिक नहीं थे, वे एक नए युग के मोहरा थे। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के साथ एसएस पार्टी की एक आंतरिक इकाई नहीं रह गई और तेजी से व्यापक कार्यों के साथ एक स्वायत्त संरचना बन गई, राजनीतिक पुलिस से एकाग्रता शिविरों के नियंत्रण तक, और इन सभी क्षेत्रों में सौंदर्य शास्त्र तंत्र में एक मौलिक दल बना रहा। रीच चांसलरी के सामने आधिकारिक समारोहों, परेड और सम्मान गार्ड में एसएस को अचूक आदेश के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय की तस्वीरें चमचमाती वर्दी में पुरुषों के स्तंभों को दिखाती हैं जो एक साथ मार्च करते हैं, एक प्रभुत्व पेश करते हैं जो शारीरिक शक्ति को पार करता है। यह अपने शुद्धतम रूप में सौंदर्य वर्चस्व था। नूरनबर्ग पार्टी कांग्रेस अपने कोरियोग्राफ परेड और सिंक्रनाइज भीड़ के सामने उठाए गए बैनरों के साथ शायद पूर्ण शक्ति के रूप में छवि के उपयोग का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वहां काली वर्दी और उसका प्रतीक चिन्ह अपनी अधिकतम अभिव्यक्ति तक पहुंच गया, सुरक्षा के रूप में नहीं बल्कि एक अधिनायकवादी दृश्य भाषा के रूप में। उल्लेखनीय रूप से कई जर्मन नागरिकों, विशेष रूप से 1933 और 1938 के बीच एसएस के प्रति उभयलिंगी भावनाओं को व्यक्त किया। हालांकि डर था, इसके सदस्यों को उनके त्रुटिहीन असर, गणना की गई शीतलता और कथित अविनाशीता के लिए प्रशंसा की गई थी। काली वर्दी ने एक कृत्रिम निद्रावस्था का आकर्षण पैदा किया। आदेश के लिए बेताब समाज में एसएस ने लगभग अलौकिक पूर्णता की एक छवि पेश की, एक सावधानी पूर्वक निर्मित मुखौटा जो जासूसी, दमन और निगरानी के नेटवर्क को छुपाता था। इस प्रारंभिक अवधि के दौरान हेलमेट अभी तक एसएस औपचारिक वर्दी का एक अभिन्न अंग नहीं थे। हालांकि प्रतीकात्मक आधार स्थापित किया गया था। ब्लैक, रून्स, खोपड़ी और अभिजात्य सौंदर्य शास्त्र ने औपचारिक हेलमेट के लिए नींव रखी, जिसे बाद के वर्षों में इस सावधानी पूर्वक खेती की गई छवि के प्राकृतिक विस्तार के रूप में एकीकृत किया गया। खाइयों से समारोहों तक एसएस हेलमेट का विकास। शुत्स्टाफल द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलमेट का इतिहास सैन्य उपकरणों के दायरे से परे है। यह एक ऐसी कहानी है जो सड़क हिंसा में पैदा हुए एक संगठन के आतंक के सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए उपकरण में कायापलट को दर्शाती है। प्रथम विश्व युद्ध के जंग लगे अवशेषों से लेकर चमचमाते औपचारिक टुकड़ों तक इन वस्तुओं की यात्रा सत्ता के सौंदर्य शास्त्र के प्रति जुनून की कहानी कहती है। जब 1918 में महान युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी न केवल सैन्य हार का सामना कर रहा था बल्कि आंतरिक पतन भी था। राजनीतिक और सामाजिक अराजकता ने स्वायत्त सशस्त्र समूहों के प्रसार को जन्म दिया, जिन्हें फ्रीकॉप्स के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ध्वस्त दिग्गजों से बना है। उनमें से कई गहराई से कट्टरपंथी और मार्क्सवादी विरोधी हैं। ये अर्धसैनिक इकाइयां भविष्य के राष्ट्रीय समाजवादी संगठनों के लिए पुरुषों और उपकरणों दोनों का पहला केंद्र बन गईं, जिनमें नवेली एसएस भी शामिल थी। फ्राइकॉर्प्स को बड़ी मात्रा में M16 और M18 हेलमेट विरासत में मिले, जो विश्व संघर्ष के दौरान निर्मित थे। स्टालहेल्म के नाम से जाने जाने वाले इन हेलमेटों में एक प्रमुख फ्रंट विजर, गर्दन के नप पर कम स्कर्ट और साइड रिवेट ईयर फ्लैप के साथ एक विशिष्ट आकार था। मूल रूप से खाइयों में सैनिकों को तोपखाने की आग से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी अचूक प्रोफाइल जल्दी से जर्मन सैनिक के बलिदान और पौरुष का प्रतीक बन गई, जो युद्ध के बाद के राष्ट्रवादी काल्पनिक के लिए केंद्रीय बन गई। जब स्टोसस-ट्रुपेन जर्मन हमले समूहों को वर्साई की संधि की शर्तों के अनुसार भंग कर दिया गया था, तो उनके पतवारों का फ्रीकॉप्स द्वारा पुनः उपयोग किया गया था और कई बाद में नवजात स्टर्माबेटेलुंग एसए और अधिक कुलीन शुत्ज़स्टाफेल एसएस के हाथों में समाप्त हो गए।
1920 के दशक की शुरुआत में एसएस के पास नियमित सेना की हथियार आपूर्ति तक औपचारिक पहुंच का अभाव था, इसलिए रिसाइकलिंग उपकरण एक सौंदर्य विकल्प नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता थी। 1929 में सब कुछ मौलिक रूप से बदल गया जब हेनरिक हिमलर ने एसएस की कमान संभाली। उन्होंने कुछ अन्य लोगों की तरह प्रतीक, वर्दी, अनुष्ठान के महत्व को समझा। उनकी दृष्टि ने सेना को पार कर लिया। उन्होंने एक आधुनिक जर्मनिक शिष्ट आदेश, एक नस्लीय और वैचारिक रूप से शुद्ध बल बनाने की मांग की, जिसने छवि सहित सभी क्षेत्रों में प्रभुत्व का अनुमान लगाया। इस चरण के दौरान एसएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलमेट ने विरासत में मिले मॉडल के एक विषम हौज-पौज का गठन किया। कुछ मूल M16 थे, अन्य M7 आशर के ऑस्ट्रियाई या चेकोस्लोवाकियन संस्करण थे और कुछ M18 मॉडल थे। एक निलंबन प्रणाली और नवीनीकृत आंतरिक बेल्ट के साथ थोड़ा सुधार। हिमलर ने उन्हें उस काले औपचारिक सौंदर्य के अनुरूप पुनर्प्राप्त, पुनर्स्थापित और संशोधित करने का आदेश दिया जिसे वह अपने संगठन के लिए परिभाषित कर रहे थे। इस रीडिजाइन में महत्वपूर्ण चरणों में से एक एसएस ड्रेस वर्दी के बाकी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए चमकदार काले रंग में हेलमेट की पेंटिंग थी। यह प्रतीत होता है कि सरल परिवर्तन ने न केवल उन्हें नियमित सेना के ग्रे हेलमेट से अलग किया, बल्कि उन्हें नाजी तंत्र के भीतर स्थिति प्रतीकों में बदल दिया। नवीनीकरण कार्य की देखरेख राइक्सज़ॉइगमाइस्टराई (RZM) द्वारा की गई थी, जो नाजी पार्टी के उपकरणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के प्रभारी केंद्रीय कार्यालय थे। RZM ने न केवल एक सौंदर्य निरीक्षक के रूप में काम किया, बल्कि प्रतीकात्मक नियंत्रण की नौकरशाही शाखा के रूप में भी काम किया। इसने अधिकृत निर्माताओं को लाइसेंस जारी किए, उत्पादन प्रक्रियाओं का ऑडिट किया और आंतरिक अंक दिए जो वस्तु के आधिकारिक उद्गम को सुनिश्चित करते थे। एसएस हेलमेट की प्रामाणिकता केवल इसके बाहरी स्वरूप पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि इन अदृश्य मोहरों पर निर्भर करती थी जो इसे अपने पहनने वालों की नजर में वैध बनाती थीं। 1933 और 1935 के बीच नाजियों के पहले से ही सत्ता में होने के कारण विशेष रूप से एसएस के लिए डिजाइन किए गए हेलमेट का सीमित उत्पादन शुरू हुआ। कलेक्टरों के बीच AM18 RZM के रूप में जाने जाने वाले ये हेलमेट पिछले मॉडल पर आधारित थे, लेकिन सख्त प्रतीकात्मक मानकों के अनुसार अनुकूलित किए गए थे। RZM ने इन हेलमेटों को आंतरिक चिन्हों के साथ प्रमाणित करना शुरू किया, जिससे एसएस के रैंकों के भीतर उनकी प्रामाणिकता की गारंटी मिली। M18 RZM हेलमेट जल्दी ही एक विशिष्ट टुकड़ा बन गया। कुछ स्पष्ट रूप से निर्मित किए गए थे, दूसरों को पुराने मॉडल बहाल किए गए थे जिन्हें उनके संशोधन के बाद RJDM अनुमोदन प्राप्त हुआ था। अपने ब्लैक फिनिश के अलावा इन हेलमेटों में विशिष्ट प्रतीक शामिल थे। दाईं ओर डबल SS रन टेम्पलेट्स के माध्यम से लागू होते हैं या बाद में मानकीकृत डिकल्स। बाईं ओर एक सफेद और लाल पृष्ठभूमि पर स्वस्तिक के साथ एक स्टिकर एसएस और नाजी पार्टी के बीच सीधे संबंध को मजबूत करता है। इन बहाल हेलमेटों के सबसे अच्छे संरक्षित उदाहरणों में से एक काम की पूर्णता को दर्शाता है। 16 से विनिर्माण चिन्हों के साथ एक पुराने ऑस्ट्रियाई M1917 की पहचान की गई थी, जिसे पॉलिश किया गया था, चमकदार काले रंग में रंगा गया था, एक सुरक्षात्मक लाह के साथ लेपित किया गया था और एक नए गद्देदार निलंबन प्रणाली के साथ लगाया गया था। अंदर RZM की मुहर बरकरार रही, साथ ही उस इकाई के शुरुआती अक्षर भी जिसे इसे सौंपा गया था। इसका कार्यात्मक डिजाइन पूरी तरह से अपने प्रतीकात्मक उद्देश्य के अधीन था। इस मॉडल को औपचारिक वर्दी में एकीकृत किया गया था, जिसका उपयोग फ्यूहरर के निजी गार्ड लीबस्टैंडर्ट SS एडोल्फ हिटलर जैसी कुलीन इकाइयों द्वारा किया गया था। इन लोगों को अक्सर रीच चांसलरी की सीढ़ियों पर फोटो खिंचवाया जाता था या इन चमकदार हेलमेट के साथ बर्लिन के माध्यम से परेड किया जाता था। वे प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए टुकड़े थे, युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए नहीं। इस बीच नियमित सेना और वेफन SS के सशस्त्र डिवीजनों ने अधिक आधुनिक और कार्यात्मक मॉडल अपनाना शुरू कर दिया। 1935 में M35 पेश किया गया था, गोल किनारों वाला हेलमेट, हल्का और बेहतर हवादार। इसके बाद M40 अधिक सरलीकृत डिजाइन के साथ और अंत में M42 एक और भी सस्ता संस्करण होगा, जिसने युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन को गति देने के लिए लुढ़का हुआ किनारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इन मॉडलों का उपयोग सामने की तर्ज पर किया गया था, जबकि M18 RZM और अन्य औपचारिक हेलमेट आधिकारिक कार्यक्रमों, परेड और प्रतिनिधित्व कार्यों के लिए आरक्षित थे। युद्ध हेलमेट और परेड हेलमेट के बीच इस अंतर ने एक प्रतीकात्मक अलगाव को भी चिह्नित किया।
औपचारिक हेलमेट को शेल प्रभाव प्राप्त करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ की गई घटनाओं में शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। 1940 के आसपास काले हेलमेट का उपयोग कम होने लगा। भाग में इस परिवर्तन ने एक युद्ध की मांगों का जवाब दिया, जिसने उपकरणों में अधिक व्यावहारिकता और एक रूपता की मांग की। पारंपरिक सैन्य संरचनाओं में एसएस के प्रगतिशील एकीकरण ने भी एक भूमिका निभाई, जिससे अन्य सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त संचालन की सुविधा के लिए इसके कुछ अधिक दिखावटी विशिष्टताओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1941 के बाद से बर्लिन में भी औपचारिक इकाइयों ने बाकी सेना के समान ग्रे फेल्डग्राउ वर्दी पहनना शुरू कर दिया। काले हेलमेट को धीरे धीरे आधिकारिक उपयोग से वापस ले लिया गया था, हालांकि कई को अन्य संस्थानों जैसे कि लुफ्टशुत्जे द्वारा संग्रहित या पुनः उपयोग किया गया था, जो हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नागरिक सुरक्षा थी। ब्लैक फ्यूहरर का अवशेष, हिमलर का व्यक्तिगत हेलमेट। नाजी शक्ति के सभी प्रतीकों में एक ऐसा है जो अपनी विशिष्टता और इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के कारण तीसरे रेह के सबसे परेशान अवशेषों में से एक बन गया है। हेनरिक हिमलर का व्यक्तिगत हेलमेट। यह टुकड़ा एक साधारण सैन्य या औपचारिक वस्तु की श्रेणी को पार करता है। यह सत्ता, नस्लीय शुद्धता और व्यवस्थित आतंक के नाजी पंथ के आसपास निर्मित वैचारिक मशीनरी का एक भौतिक प्रमाण है। हेनरिक हिमलर रिचसफोहरर एसएस के रूप में न केवल एक प्रशासनिक कमांडर थे, उनकी भूमिका केवल सेना से बहुत आगे निकल गई। वह खुद को एक नए जर्मनिक नस्लीय आदेश का महान वास्तुकार मानता था। एसएस के सर्वोच्च नेता के रूप में उन्होंने नौकरशाही के रूप में घने और जटिल के रूप में एक प्रतीकात्मक संरचना बनाई, जिसे उन्होंने नियंत्रित किया था। हर तत्व, टोटेनकोफ रिंग से लेकर रनों तक, हेलमेट तक, दुनिया के बारे में उनकी दृष्टि और जर्मनी के लिए उनके द्वारा कल्पना किए गए भविष्य का एक भौतिक विस्तार था। आधिकारिक कार्यक्रमों में हिमलर ने जो हेलमेट पहना था, वह मूल रूप से समारोहों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह एक M18 मॉडल था जिसकी कल्पना प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में की गई थी। M18 मॉडल, जो अंततः हिमलर की निजी संपत्ति बन गया, एक सावधानीपूर्वक परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरा। इसे चमकदार काले रंग में चित्रित किया गया था। एसएस रन के साथ डिकैल्स को दाईं ओर और बाईं ओर नाजी पार्टी के झंडे को जोड़ा गया था और इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आंतरिक शिलालेखों को चिह्नित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण मोहरों में से एक नाजी पार्टी के मानकीकरण कार्यालय राइट्सजुगमाइस्टेरी आरजेएम की थी, जिसने आधिकारिक एसएस उपकरणों की प्रामाणिकता को प्रमाणित किया था। हिमलर का हेलमेट एक अत्यंत दुर्लभ उपश्रेणी से संबंधित है। M18 RZM प्रथम विश्व युद्ध के हेलमेट के बहाल और औपचारिक संस्करण। हालांकि कई उच्च पदस्थ एसएस अधिकारियों के पास समान हेलमेट थे, हिमलर का हेलमेट अपने संरक्षण की स्थिति, इसकी ऐतिहासिक पता लगाने की क्षमता और सबसे बढ़कर उस ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए खड़ा है जिससे वह संबंधित था। 1930 के दशक के दौरान हिमलर को कई कार्यक्रमों में इन औपचारिक हेलमेटों के विभिन्न संस्करणों के साथ फोटो खिंचवाया गया। उस समय की छवियों में कम से कम 3 अलग अलग मॉडलों की पहचान की जा सकती है, सभी काले लेकिन सूक्ष्म विविधताओं के साथ। रिवेट्स की स्थिति, स्कर्ट का आकार, आंतरिक खत्म का प्रकार। इससे पता चलता है कि उसके पास एक भी नहीं था, लेकिन कई विशिष्ट अवसर और परिस्थितियों के अनुसार उपयोग किए जाते थे। हेलमेट को युद्ध के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह एक औपचारिक पोशाक का हिस्सा था जिसे सावधानीपूर्वक परियोजना प्राधिकरण, नस्लीय शुद्धता और अटूट आदेश के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था। इसका उपयोग रीच चांसलरी के सामने, राज्य सतर्कता में, शपथ ग्रहण समारोहों में, परेड में किया जाता था। हिमलर ने इसे पहना था जैसे कोई मुकुट पहनता है, शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैचारिक और पदानुक्रमित प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में। शक्ति के पारंपरिक प्रतीकों के साथ यह समानांतर आकस्मिक नहीं था। शाही मुकुट, पॉन्टिफिकल क्रोसियर या शाही राजदंड की तरह औपचारिक हेलमेट ने एक प्रतिनिधित्वात्मक कार्य पूरा किया। इसने सार्वजनिक रूप से एक बंद पदानुक्रम के भीतर सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में अपने पहनने वाले की भूमिका को पवित्र किया। गोल आकार, चिकना काला रंग, पूरी तरह से सम्मित प्रतीक चिन्ह और सावधानी से बनाए रखा शीन ने हेलमेट को तीसरे रेह की कल्पना के भीतर एक लिटर्जिकल वस्तु बना दिया। फ्यूहरर की रक्षा के लिए काम करने वाली लीबर स्टैंडर्ड एसएस एडोल्फ हिटलर इकाइयों ने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसी तरह के हेलमेट पहने थे। उन्होंने उस छवि के दर्पण का प्रतिनिधित्व किया जिसे हिमलर ने एसएस के सर्वोच्च नेता के रूप में पेश किया था।
हेलमेट पूरी तरह से गाला कोट के काले प्राचीन सफेद दस्ताने सावधानी पूर्वक पॉलिश किए गए उच्च जूते का पूरक था। यह डराने का एक परिकलित साधन था, सत्ता के एक विस्तृत रंगमंच के भीतर एक टुकड़ा। हेलमेट के प्रत्येक विवरण ने एक विशिष्ट प्रतीकात्मक कार्य को पूरा किया। एसएस रन ने बाकी सेना से अलग एक आदेश में सदस्यता का संकेत दिया, लगभग नए आदेश के भीतर एक पुजारी जाति की तरह। विपरीत दिशा में एनएसडीएपी ध्वज ने पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति पूर्ण निष्ठा स्थापित की। ब्लैक पेंट प्राधिकरण को उकसाने के अलावा पुनर्नवीनीकरण हेलमेट की खामियों को छिपाने के व्यावहारिक कार्य को पूरा करता है, एक खोए हुए युद्ध के अवशेषों को एक नए साम्राज्य के प्रतीक में बदल देता है। हेलमेट के अलावा हिमलर के पास अन्य व्यक्तिगत टुकड़े थे जो उनकी शक्ति के प्रतीकात्मक विस्तार के रूप में कार्य करते थे। उनमें से उनके औपचारिक कमांड स्टाफ थे जो अंधेरे लकड़ी से बने थे और चांदी में समाप्त हो गए थे। कस्टम शिलालेख के साथ एक एसएस खंजर, उनकी टोटेनकोफ अंगूठी जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुनिंदा अधिकारियों को दिया, और उनकी पॉकेट डायरी ध्यान से बंधी हुई जो आज ऐतिहासिक अभिलेखागार का हिस्सा है। ये वस्तुएं कार्यात्मक सहायक उपकरण नहीं थीं, लेकिन वैचारिक पहचान के अनुष्ठानिक उपकरण थे। आज हेलमेट के साथ काम करने वाले संरक्षक और विशेषज्ञ इसे एक ऐसे टुकड़े के रूप में वर्णित करते हैं जो रोकथाम की तत्काल प्रतिक्रिया को लागू करता है। उनकी भौतिक उपस्थिति प्रतीक चिन्ह के साथ अभी भी सुपाठ्य है और पेंट बरकरार है, तकनीकी विश्लेषण के वातावरण में भी एक विशेष चुप्पी का कारण बनता है। कुछ सूचीकरण रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिमलर के हेलमेट के साथ काम करने के लिए विशेष संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है, लेकिन नैतिक दस्तावेजीकरण की भी आवश्यकता होती है। इस पर हर हस्तक्षेप को सटीक रूप से दर्ज किया जाता है, ये समझते हुए कि यह न केवल एक ऐतिहासिक वस्तु है बल्कि आपराधिक शक्ति की एक प्रणाली का भौतिक प्रमाण है। बर्खास्त गढ़, हिमलर का पतन और युद्ध की लूट। 1945 के वसंत ने तीसरे रेह के निश्चित पतन को चिह्नित किया। सोवियत सेना ने सड़क से बर्लिन सड़क पर विजय प्राप्त की, जबकि मित्र देशों की सेना पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी से आगे बढ़ी। व्यापक विनाश के बीच नाजी नेताओं का कब्जा और उनकी संपत्ति पर कब्जा मित्र राष्ट्रों के लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक मूल्य दोनों के उद्देश्य बन गए। इन लक्ष्यों में बवेरियन आल्प्स में हेनरिक हिमलर के निजी निवास थे। युद्ध के अंतिम महीनों में हेनरिक हिमलर ने धीरे धीरे हिटलर से खुद को दूर कर लिया और उत्तरी जर्मनी चले गए, एक ऐसी स्थिति की तलाश में जो उन्हें अपने दम पर बातचीत करने की अनुमति दे। फ्यूहरर के साथ उनके संबंध काफी बिगड़ गए थे, खासकर पश्चिमी सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण पर बातचीत करने के उनके एकतरफा प्रयासों के बाद कमांड की श्रृंखला को दरकिनार करते हुए। जैसे ही हिमलर ने बर्लिन को घेर लिया, दक्षिणी जर्मनी में उनकी संपत्तियों को मित्र देशों की अग्रिम के लिए असुरक्षित और कमजोर छोड़ दिया गया। उनके परिवार, जिसमें उनकी पत्नी मार्गरेट और बेटी गुडरून शामिल थे, ने अप्रैल 1945 के अंत में गमंड एम टेगर्नसी गांव को जल्दी छोड़ दिया। उन्होंने एक कार में जो कुछ भी लौट किया और दक्षिण भाग गए। उत्तरी इटली में एक सुरक्षित आश्रय तक पहुंचने की उम्मीद में अभी भी आंशिक रूप से जर्मन नियंत्रण में है। हालांकि मां और बेटी को मित्र देशों की सेना द्वारा शीघ्र ही पकड़ लिया गया और विभिन्न नजरबंदी शिविरों से गुजरना पड़ा। इस जल्दबाजी की उड़ान ने हिमलर के आवासों को व्यावहारिक रूप से बरकरार रखा, जिससे बिना किसी प्रतिरोध के अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश की सुविधा मिली। 4 मई 1945 को 141वीं टेक्सास डिवीजन की 36वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का एक गश्ती दल बवेरियन शहर गमंड पहुंचा। सुरम्य झील टेगर्नसी के तट पर स्थित हिमलर का विला एक शानदार निवास था, जिसे वर्षों पहले पुनर्निर्मित किया गया था और एक स्थायी गार्ड पोस्ट और एक हवाई छापे आश्रय से सुसज्जित था। वहां वह वर्षों से अपने परिवार के साथ रहते थे, बर्लिन की हलचल से दूर लेकिन रणनीतिक रूप से म्यूनिक के करीब, जिसे राष्ट्रीय समाजवाद की वैचारिक राजधानी माना जाता है। अमेरिकी सैनिकों को जो मिला वह नाजी यादगार का एक सत्य खजाना था। एसएस की वर्दी, जूते, दस्ताने, झंडे, पदक, पारिवारिक फोटो एल्बम, व्यक्तिगत दस्तावेज और यहां तक कि हिमलर द्वारा हस्तलिखित पत्र भी पूरा करें। उन्हें कई काले औपचारिक हेलमेट भी मिले। उनमें से कई सही स्थिति में संग्रहित थे, कोठरी में आयोजित किए गए थे या एक स्पष्ट प्रतीकात्मक और औपचारिक उद्देश्य के साथ कमरों में व्यवस्थित थे। यद्यपि मित्र देशों के सैन्य कमांडरों ने ऐतिहासिक या प्रमाणिक मूल्य की वस्तुओं को लेने को विनियमित करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करने की कोशिश की,
व्यवहार में नाजी संपत्ति की लूट कई सैनिकों के लिए एक नियमित गतिविधि बन गई। यह केवल प्रतीकात्मक बदला लेने का कार्य नहीं था, बल्कि युद्ध ट्रॉफियों के लिए एक सक्रिय खोज थी। बैज, वर्दी, व्यक्तिगत हथियार और पराजित शासन के नेताओं से सीधे जुड़ी वस्तुएं। सैनिकों ने इन वस्तुओं को ऐतिहासिक या संग्रहालय मूल्य के टुकड़े के रूप में नहीं माना। कई लोगों के लिए उन्होंने मित्र देशों की जीत में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी के प्रमाण के रूप में तीसरे रेह का एक ठोस टुकड़ा अपने साथ ले जाने के एक अनूठे अवसर का प्रतिनिधित्व किया। इन वस्तुओं का साथियों के बीच आदान प्रदान किया गया, अनौपचारिक रूप से बेचा गया या युद्ध के असाधारण स्मृति चिन्ह के रूप में उनके परिवारों को मेल किया गया। उन सैनिकों में से एक कॉर्पोरल रेमंड डेकर था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के 4थे इन्फेंट्री डिवीजन से संबंधित था। डेकर नॉर्मैंडी में उतरा था और पश्चिमी मोर्चे पर कुछ सबसे तीव्र लड़ाई में भाग लिया था, जिसमें हर्टगेन 1 की खूनी लड़ाई भी शामिल थी। मई 1945 में उनकी इकाई मिसबैक में तैनात थी, जो गमंड में हिमलर के विला से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक बवेरियन शहर था। यह वहां था कि किसी तरह डेकर ने एसएस से एक औपचारिक काला हेलमेट प्राप्त किया, जिसे समय के साथ हेनरिक हिमलर की प्रत्यक्ष संपत्ति के रूप में पहचाना जाएगा। विचाराधीन हेलमेट एक M18RJ मॉडल है, जो प्रथम विश्व युद्ध से एक जर्मन हेलमेट की बहाली है, जिसे सावधानीपूर्वक चमकदार काले रंग में चित्रित किया गया है, जिसमें एक पुनर्निर्मित इंटीरियर और इसके एक तरफ प्रतिष्ठित एसएस रन है। इस टुकड़े का उपयोग हिमलर द्वारा कई औपचारिक कार्यक्रमों में किया गया था और जाहिरा तौर पर गमंड में संग्रहित किया गया था, जब इसे 1940 के आसपास सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया था। इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि क्या डेकर ने विला से सीधे हेलमेट लिया था या इसे किसी अन्य सैनिक के साथ विनिमय के माध्यम से प्राप्त किया था, संभवतः निवास में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से एक। हालांकि जगह के लिए इसकी भौगोलिक निकटता सैनिकों के बीच वस्तु विनिमय के व्यापक अभ्यास में जोड़ा गया, यह अत्यधिक संभावना बनाता है कि वस्तु अपने कब्जे के तुरंत बाद के दिनों में उस संपत्ति से सीधे आई थी। हेलमेट को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया था और विशेष सार्वजनिक कुख्याति के बिना दशकों तक डेकर परिवार के कब्जे में रहा। गमंड में हेलमेट की वसूली इसके सांस्कृतिक महत्व में एक क्रांतिकारी मोड़ है। एक औपचारिक वस्तु होने से, जो 20वीं शताब्दी के सबसे महान युद्ध अपराधियों में से एक के प्रभुत्व और अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी, यह एक संग्रहालय का टुकड़ा बन गया, जो अब स्मृति और ऐतिहासिक चेतावनी से भरा हुआ है। हिमलर की संपत्ति की लूट और कई अन्य नाजी नेताओं की मित्र देशों की जीत को नेत्रहीन रूप से बताने का एक तरीका भी था। न केवल तीसरे रेह को सैन्य रूप से हराया गया था, बल्कि इसके अंतरतम क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इसके नेताओं को प्रतीक चिन्ह से अलग कर दिया गया था, जिसने उन्हें भयभीत कर दिया था। बवेरियन विला अपनी वस्तुओं के साथ एक शासन के कुल पतन के मूक गवाह थे, जिसने खुद को 1000 साल का रीच घोषित किया था। बवेरिया से न्यूयॉर्क तक, कैस्को से संग्रहालय तक की यात्रा। रेमंड डब्ल्यू डेकर का जन्म 1918 में न्यूयॉर्क में हुआ था। एक 944 में 26 साल की उम्र में उन्हें चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। उसी वर्ष जून में इसे ऐतिहासिक नॉर्मैंडी लैंडिंग के ठीक 6 दिन बाद यूरोप में तैनात किया गया था। नवंबर 1944 में उन्हें एक प्लाटून मेडिक के रूप में 4थे इन्फेंट्री डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया, एक इकाई जिसने पश्चिमी मोर्चे पर कुछ सबसे खूनी लड़ाई में भाग लिया। दशकों बाद 1999 में डेकर की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने अपने निजी सामानों के बीच हेलमेट पाया। इसके संभावित ऐतिहासिक मूल्य को समझते हुए और इस तरह की वस्तु के मालिक होने में शामिल गहन नैतिक दुविधाएं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसे आकर्षक सैन्य यादगार बाजार में बेचने या इसे पारिवारिक जिज्ञासा के रूप में रखने के बजाय उन्होंने इसे दान करने का फैसला किया। यहूदी विरासत का संग्रहालय, न्यूयॉर्क में प्रलय के लिए एक जीवित स्मारक। डेकर परिवार का इशारा आर्थिक हित से नहीं, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक जागरूकता से प्रेरित था। एक संदर्भ में जहां नाजीवाद से जुड़ी कई वस्तुओं को निजी नीलामी में बेचा जाता है या संदिग्ध प्रेरणाओं के साथ कलेक्टरों के हाथों में समाप्त होता है, एक शैक्षिक और स्मारक संस्थान को हेलमेट देने का निर्णय पूरी तरह से इसके अर्थ और सामाजिक उद्देश्य को बदल देता है। संग्रहालय क्यूरेटर के अनुसार टुकड़ा डेकर के बेटे की व्यक्तिगत गवाही
और सैनिक की सैन्य सेवा के दस्तावेज के साथ दिया गया था। सत्यापन और ऐतिहासिक शोध की एक कठोर प्रक्रिया के बाद संग्रहालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में हेनरिक हिमलर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हेलमेट था और इसे अपने स्थायी संग्रह में शामिल करने के लिए आगे बढ़ा, जहां यह एक शैक्षिक और प्रशंसा पत्र कार्य को पूरा करता है। संग्रहालय हेलमेट को एक अलग टुकड़े के रूप में या केवल एक सैन्य जिज्ञासा के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि नाजीवाद, प्रचार और सत्तावाद के सौंदर्यीकरण की दृश्य शक्ति के बारे में एक बड़े म्यूजियोग्राफिक कथा के अभिन्न अंग के रूप में प्रदर्शित करता है। अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ वर्दी, प्रतीक चिन्ह, दस्तावेज और पीड़ितों की गवाही हेलमेट को यह समझने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरे राइख ने वर्चस्व की अपनी छवि का सावधानीपूर्वक निर्माण कैसे किया और कैसे प्रतीक शासन के समेकन में हथियारों के रूप में प्रभावी उपकरण थे। संग्रहालय के कमरों में इसकी स्थापना के बाद से हेलमेट को हजारों आगंतुकों द्वारा देखा गया है, जिसमें छात्र, इतिहासकार और होलोकॉस्ट बचे लोग शामिल हैं। इसका प्रभाव तत्काल और गहरा है। यह एक साधारण सैन्य उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति की थी जिसने गेस्टापो, एसएस और विनाश की प्रणाली का नेतृत्व किया, जिसने लाखों मानव जीवन को समाप्त कर दिया। यह हेलमेट को एक अमूल्य शैक्षणिक उपकरण बनाता है। इसके माध्यम से कोई न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के तथ्यात्मक इतिहास को सिखा सकता है, बल्कि अधिक जटिल पहलुओं को भी सिखा सकता है। कैसे अधिनायकवादी शासन खुद को थोपने, डराने और अपनी शक्ति की सार्वजनिक धारणा को आकार देने के लिए प्रतीकों, कपड़ों, वास्तुकला और सौंदर्य शास्त्र का उपयोग करते हैं। संग्रहालय के शब्दों में, हेलमेट हमें याद दिलाता है कि अधिनायकवादी शक्ति हमेशा स्पष्ट हिंसा के माध्यम से शुरू में प्रकट नहीं होती है। यह अक्सर प्रतीकों, वर्दी, शपथ और अनुष्ठानों से शुरू होती है, जो धीरे धीरे अस्वीकार्य को सामान्य करती है। यह प्रतिबिंब प्रदर्शन के मामले के साथ आता है, जहां वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है। आगंतुकों को स्पष्ट रूप से रोजमर्रा की अभिव्यक्तियों से बुराई के सौंदर्य निर्माण के असर पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हिमलर के हेलमेट की यात्रा एक युद्ध अपराधी के कार्यालय से एक युवा अमेरिकी सैनिक के हाथों से पीड़ितों को समर्पित एक संग्रहालय में एक शैक्षिक टुकड़े में तब्दील होने तक ऐतिहासिक इस्तीफे का एक असाधारण उदाहरण है। वस्तु जिसे कभी भय और परियोजना प्राधिकरण को पैदा करने के लिए किया गया था, आज इतिहास की पुनरावृत्ति को याद रखने, शिक्षित करने और रोकने का कार्य करता है। पतवार ने अपना मूल उद्देश्य पूरी तरह से खो दिया है। यह अब आतंक के पदानुक्रम के भीतर अधिकार या विशिष्टता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन एक ऐतिहासिक चेतावनी और स्मृति के वाहन के रूप में कार्य करता है। इसे महिमा मंडित नहीं किया जाता है या अलगाव या अप्रासंगिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसके विपरीत इसे एक व्यापक म्यूजियोग्राफिक कथा में एकीकृत किया गया है, जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से समझाया गया है, साथ ही उन प्रशंसा पत्रों के साथ जो इसे बड़ी कहानी के भीतर रखते हैं, उस प्रणाली के लाखों पीड़ितों में से जिन्हें हिमलर ने डिजाइन और लागू करने में मदद की। तीसरे राइख के अवशेष, पैसा, छाया और मौन। तीसरे राइख की भौतिक विरासत 1945 में अपनी सैन्य हार के साथ समाप्त नहीं हुई। लूटे गए घरों के तहखानों में युद्ध के दिग्गजों की चड्डी और निजी कलेक्टरों के प्रदर्शन के मामलों में नाजी शासन के भौतिक अवशेष दशकों से हाथों, संदर्भों और अर्थों को बदलते रहे। इस भौतिक दृढ़ता से उभरने वाली सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक नाजी यादगार बाजार है, एक आंशिक रूप से छिपा हुआ उद्योग जहां ऐतिहासिक आतंक और एकत्रित बुतवाद असहज तनाव में सह अस्तित्व में है। हेनरिक हिमलर के औपचारिक हेलमेट का मामला इस समकालीन विरोधाभास को पूरी तरह से समाहित करता है। ये मूल रूप से अधिकार की वस्तु थी, फिर एक युद्ध ट्रॉफी और अब एक प्रतिष्ठित यहूदी संग्रहालय में एक शैक्षिक उपकरण है। लेकिन कई अन्य समान वस्तुओं ने बहुत अलग प्रक्षेप वक्र का पालन किया है। विशेष बाजारों में बेचा जाता है, उचित ऐतिहासिक संदर्भ के बिना प्रदर्शित किया जाता है या निजी तौर पर एकत्र किया जाता है। एक उद्योग के टुकड़ों में बदल जाता है जो लगातार ऐतिहासिक नैतिकता की सीमाओं को चुनौती देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से तीसरे राइख से जुड़ी वस्तुओं का समानांतर बाजारों, सैन्य प्राचीन वस्तुओं की दुकानों, विशेष मेलों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घरों द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीलामी में कारोबार किया गया है। मित्र देशों के सैनिकों द्वारा शुरू में लाए गए सरल स्मृति चिन्ह क्या थे? बैज, हेलमेट, वर्दी, पदक, दस्तावेज,
धीरे धीरे दशकों में विशेष संग्रह के वास्तव में वैश्विक उद्योग में बदल गए। इस विशेष बाजार में शासन के प्रमुख आंकड़ों से सीधे जुड़ी वस्तुएं खगोलीय मूल्यों तक पहुंचती हैं। एक कलाकृति की कीमत तेजी से गुणा कर सकती है यदि यह दस्तावेज किया जा सकता है कि यह हिटलर, हिमलर, गोरिंग या किसी अन्य उच्च रैंकिंग वाले नाजी अधिकारी का था। यह केवल भौतिक दुर्लभता का मामला नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक वजन का है जो वस्तु का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, एक मानक एसएस वर्दी आज बाजार पर कई हजार डॉलर में बिक सकती है, लेकिन अगर इसे लीबस्टैंडर्ट एसएस एडोल्फ हिटलर के हिस्से के रूप में प्रमाणित किया जाता है तो इसका मूल्य दसियों या सैकड़ों हजारों में चल सकता है। अप्रैल 2022 में नाजी पार्टी पदानुक्रम के भीतर एक दूसरे स्तर के अधिकारी फ्रिट्स झुल से संबंधित एक हेलमेट को $6,500 से अधिक में नीलाम किया गया था। इस मामले ने विशेषज्ञों का ध्यान राशि के कारण इतना आकर्षित नहीं किया, बल्कि इसलिए कि अधिक महत्वपूर्ण टुकड़ों के संभावित मूल्य के बारे में इसका क्या अर्थ है। यदि अपेक्षाकृत अज्ञात चरित्र का हेलमेट उस कीमत तक पहुंचता है तो निर्विवाद रूप से प्रलय के वास्तुकार का कितना मूल्य हो सकता है। कुछ नीलामी विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिमलर का हेलमेट अगर खुले बाजार में बिक्री के लिए रखा जाता है तो आसानी से $1,00,000 से अधिक हो सकता है। नाजी यादगार बाजार एक जटिल वाणिज्यिक तर्क के तहत संचालित होता है जो विशुद्ध रूप से आर्थिक से बहुत आगे जाता है, क्योंकि यह प्रतीकात्मक तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है जो आमतौर पर काफी विवादास्पद होते हैं। इस विषय पर एक प्रदर्शनी में यह समझना महत्वपूर्ण है कि तीसरे रईह से जुड़ी वस्तुएं बहुत उच्च मूल्यों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन यह कई अच्छी तरह से परिभाषित कारकों पर निर्भर करता है। मुख्य में से एक वस्तु की प्रामाणिकता और सिद्धता है। जिन वस्तुओं में सत्यापन योग्य दस्तावेज होते हैं, जैसे कि पुरानी तस्वीरें, मूल विनिर्माण चिन्ह और स्वामित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला, खासकर अगर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंकड़ों से बंधी हो, कलेक्टरों द्वारा अत्यधिक मूल्यवान है। यह निश्चितता कि एक टुकड़ा वास्तविक है और प्रजनन नहीं है इसे लगभग अमूल्य वस्तु बना सकता है। दुर्लभता भी खेल में आती है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में किया गया था या बहुत विशिष्ट कार्यों के लिए इरादा किया गया था, जैसा कि टोटेनकोफ के छल्ले के मामले में है। व्यक्तिगत रूप से हेनरिक हिमलर द्वारा एसएस के सदस्यों का चयन करने के लिए वितरित किया गया था। केवल कुछ हजार ही बनाए गए थे, जिससे वे आज बाजार में अत्यधिक प्रतिष्ठित और महंगे आइटम बन गए हैं। संरक्षण की स्थिति एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। यह माना जाना चाहिए कि इनमें से अधिकांश टुकड़े युद्ध परिदृश्यों से गुजरे या दशकों तक विशेष देखभाल के बिना संग्रहित किए गए। इसलिए एक ऐसी वस्तु ढूंढना जो महत्वपूर्ण क्षति के बिना आज तक जीवित है, पहले से ही काफी अतिरिक्त मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में प्रतीकात्मक या भावनात्मक घटक है। कुछ कलेक्टरों के लिए तीसरे रईह से एक वस्तु होने से एक ऐतिहासिक अवधि के साथ सीधे संबंध का एक रूप होता है जिसने दुनिया को गहराई से चिह्नित किया। हालांकि यह भी सच है कि अन्य मामलों में उस ब्याज को नाजी विचारधारा के महिमा मंडन के एक परेशान रूप से जोड़ा जा सकता है, जो इन वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर बहस में एक नैतिक परत जोड़ता है। संग्रह की इस घटना ने दशकों से गहन नैतिक और कानूनी बहस उत्पन्न की है, जबकि कुछ ऐतिहासिक भौतिक संस्कृति के संरक्षण के रूप में अपने मूल्य का बचाव करते हैं, अन्य स्पष्ट जोखिम की चेतावनी देते हैं कि इन वस्तुओं का उपयोग चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने या प्रलय की भयावहता को तुच्छ बनाने के लिए किया जाएगा। मौलिक दुविधा न केवल एकत्र की जाती है, बल्कि यह कैसे और क्यों एकत्र की जाती है। उपयुक्त ऐतिहासिक संदर्भ के साथ एक संग्रहालय में नाजी हेलमेट का प्रदर्शन करने के बीच पर्याप्त अंतर है। पीड़ितों और इसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली विचारधारा के बारे में जानकारी के साथ, और इसे एक निजी कमरे में सौंदर्य या तकनीकी प्रशंसा की वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एक ही भौतिक वस्तु अपने पर्यावरण और प्रस्तुति के आधार पर शिक्षित और चेतावनी दे सकती है या इसके विपरीत खतरनाक ऐतिहासिक उदासीनता को खिला सकती है। इसके अलावा इस बाजार में कभी कभी नवनाजी समूहों द्वारा घुसपैठ की गई है, जो इन टुकड़ों में न केवल अतीत की कड़ी देखते हैं, बल्कि समकालीन वैचारिक पहचान का एक सक्रिय प्रतीक है। संभावित खरीदारों के चरमपंथी संगठनों से संबंध पाए जाने के बाद कुछ ऑनलाइन नीलामी रद्द या वापस ले ली गई हैं। सामाजिक नेटवर्क और विशेष डिजिटल मंचों ने इन वस्तुओं के वैश्विक संचलन को बहुत सुविधाजनक बनाया है, जिससे विपणन चैनल बनते हैं जो अक्सर कानूनी और नैतिक नियंत्रणों से बचते हैं। इस जटिल घटना का सामना करते हुए
कई देशों ने नियामक उपायों को लागू किया है। जर्मनी में स्पष्ट शैक्षणिक या संग्रहालय उद्देश्यों को छोड़कर नाजी वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री सख्त वर्जित है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में कानून भी विशेष रूप से सख्त हैं और अपराधियों को गंभीर आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में कानून काफी अधिक स्पष्ट और अनुमेय है, इन वस्तुओं के मुक्त आंदोलन की अनुमति देता है जब तक कि वे स्पष्ट रूप से घृणा या हिंसा के लिए प्रत्यक्ष उकसाना शामिल नहीं करते हैं। होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्पित संग्रहालयों ने स्पष्ट और नैतिक रूप से आधारित नीतियों के साथ इस स्थिति का जवाब दिया है। नाजीवाद से जुड़ी वस्तुओं को केवल तभी स्वीकार करना जब उन्हें ऐतिहासिक स्मृति और शिक्षा के प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सके। डेकर परिवार द्वारा दान किए गए हिमलर के हेलमेट के साथ ठीक यही मामला था। कलेक्टर के सर्किट पर उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलाम करने के बजाय इसे पीड़ितों की गवाही और प्रासंगिक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ प्रदर्शित करने के लिए यहूदी विरासत संग्रहालय को सौंप दिया गया था। संग्रहालय ने एक जिम्मेदार क्यूरेटोरियल रणनीति अपनाई। हेलमेट को तकनीकी रूप से दिलचस्प सैन्य टुकड़े के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, बल्कि भय और सौंदर्य हेरफेर के माध्यम से निर्मित शक्ति के ठोस प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उनकी उपस्थिति ध्यान से संदर्भित महत्वपूर्ण प्रतिबिंब उत्पन्न करना चाहती है, प्रशंसा या सतही आकर्षण नहीं। इस विशेष बाजार का अस्तित्व सरल उत्तरों के बिना गहन प्रश्न उठाता है। तीसरे रईह के सभी भौतिक अवशेषों को नष्ट करना कुछ के लिए प्रतीकात्मक रूप से इसकी स्मृति को मिटाने का एक तरीका होगा। हालांकि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि भौतिक प्रतीकों को मिटाने से उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विचारों को समाप्त नहीं किया जाता है। इसके विपरीत यह उन्हें पौराणिक बनाने या उन्हें भूमिगत धकेलने में योगदान दे सकता है। संस्थागत पर्यवेक्षण और पर्याप्त संदर्भ के तहत नियंत्रित संग्रहालय वातावरण में उन्हें संरक्षित करना एक नैतिक इस्तीफा देने की अनुमति देता है। जो डराता था अब शिक्षित करता है, जो पूर्ण शक्ति का प्रतीक था वह अब इसके ऐतिहासिक दुरुपयोग का प्रमाण है। तीसरा विकल्प निजी संग्रह निस्संदेह नैतिक दृष्टिकोण से सबसे अस्पष्ट है। ऐतिहासिक जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण जागरूकता के साथ प्रयोग किए जाने पर यह वैध हो सकता है, लेकिन यह नैतिक रूप से संदिग्ध अभ्यास में भी पतित हो सकता है यदि इसे गैर आलोचनात्मक आकर्षण, ऐतिहासिक इनकारवाद या चरमपंथी वैचारिक समानता के साथ जोड़ा जाए। नाजी यादगार के लिए समकालीन बाजार केवल एक व्यावसायिक या पुरातनपंथी घटना नहीं है। यह एक दर्पण का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे वर्तमान समाज एक दर्दनाक अतीत से कैसे संबंधित हैं। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से तेजी से दूर है, वर्तमान पर अपनी छाया डालना जारी रखता है। सत्तावादी प्रवचनों, चरम राष्ट्रवादों और ऐतिहासिक संशोधनवाद के वैश्विक पुनरुत्थान द्वारा चिह्नित युग में जिस तरह से हम इन वस्तुओं का इलाज करते हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है जिसके बारे में हम सामूहिक रूप से याद रखने के लिए तैयार हैं या आसानी से भूल जाने के लिए। तीसरे रईह की सूची नाजी वस्तुओं को सूचीबद्ध करना। तीसरे रईह के बिना शर्त आत्मसमर्पण ने उस भौतिक तंत्र को तत्काल समाप्त नहीं किया जिसने इसके वर्चस्व को बनाए रखा था। ढह बंकरों में, परित्यक्त मंत्रिस्तरीय कार्यालयों और वरिष्ठ नाजी कमांडरों के निवासों में हजारों वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया गया था। वर्दी, बैनर, दस्तावेज, प्रतीक चिन्ह, हथियार, हेलमेट, तस्वीरें, इनमें से प्रत्येक अवशेष में नाजी शक्ति संरचना, उसके आंतरिक कामकाज और उसके प्रवर्तकों की पहचान के बारे में प्रासंगिक जानकारी थी। इस कारण से मित्र राष्ट्रों ने तुरंत शासन के भौतिक अवशेषों को इकट्ठा करने, वर्गीकृत करने और संरक्षित करने के लिए एक व्यवस्थित ऑपरेशन का आयोजन किया। यह एक काम चलाऊ कार्य नहीं था। यूरोप में शत्रुता की समाप्ति के हफ्तों बाद सैन्य खुफिया, इतिहासकारों, पुरालेखपालों और फोरेंसिक की विशेष इकाइयों को नूरनबर्ग परीक्षणों और भविष्य की जांच दोनों में उपयोगी भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य इन वस्तुओं के विनाश या फैलाव को रोकना था और यह सुनिश्चित करना था कि संभावित साक्ष्य मूल्य वाली किसी भी सामग्री को संस्थागत हिरासत में लिया गया था। पहली केंद्रीय पहलों में से एक बर्लिन दस्तावेज केंद्र (BDC) का निर्माण था जो जेहलडॉर्फ में स्थित है। शुरू में अमेरिकी सेना द्वारा प्रशासित इस केंद्र में नाजी पार्टी के व्यक्तिगत अभिलेखागार थे जिसमें सदस्यता कार्ड, SS रिकॉर्ड, पत्राचार, फोटोग्राफिक दस्तावेज और पदानुक्रमों से जब्त की गई सामग्री शामिल थी।
इन दस्तावेजों के साथ संबंधित वस्तुओं को भी संरक्षित किया गया था। अंगूठियां, प्रतीक चिन्ह, वर्दी, पहचान योग्य हेलमेट, सभी सत्यापन योग्य पता लगाने की क्षमता के साथ। समानांतर में सामरिक सेवाओं के कार्यालय ओएसएस और इसके ब्रिटिश समकक्षों ने उच्च प्रतीकात्मक या खोजी मूल्य की वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्र संचालन किया। ये कार्य पूर्व एसएस बैरकों, नाजी नेताओं की संपत्तियों और हाल ही में मुक्त एकाग्रता शिविरों में केंद्रित थे। चिह्नित कपड़ों से लेकर वास्तुशिल्प संरचनाओं तक प्रत्येक वस्तु को सूचना के स्रोत के रूप में माना जाता था। एक बार बरामद होने के बाद इन सामग्रियों को सैन्य प्रतिष्ठानों में संग्रहित किया गया, फोटोग्राफ किया गया, सूचीबद्ध किया गया और अनंतिम शर्तों के तहत लिखित रूप में वर्णित किया गया। भौतिक वस्तुओं ने नूरनबर्ग परीक्षणों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। एसएस वर्दी, हेलमेट, पदक, मूल दस्तावेज और अन्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में वहां प्रस्तुत किया गया था। कानूनी रणनीति विशेष रूप से गवाही पर आधारित नहीं थी। भौतिक वस्तु का मूल्य उसके निशान, मोहरों और भौतिकताओं के साथ अकाट्य सबूत प्रदान करता था। कुछ हेलमेट और वर्दी ने प्रतिवादियों को युद्ध अपराधों में शामिल विशिष्ट इकाइयों के साथ सीधे जोड़ने का काम किया। परीक्षणों के बाद इनमें से कई वस्तुओं को मित्र देशों के सैन्य डिब्बों में संग्रहित किया गया था। कुछ नष्ट हो गए, विशेष रूप से वैचारिक पुनर्विनियोजन के लिए अति संवेदनशील। अन्य दशकों तक भंडारण में रहे, जिन्हें अदालत के साक्ष्य या संवेदनशील सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया। कुछ मामलों में इन वस्तुओं का उपयोग बाद में नाजी अपराधियों के पलायन, तटस्थ देशों में सहयोग नेटवर्क या गुप्त युद्ध के बाद के कार्यक्रमों में एकीकृत वैज्ञानिकों की निगरानी से संबंधित अनुसंधान के लिए किया जाएगा। शीत युद्ध के दौरान इन वस्तुओं के मूल्य को फिर से परिभाषित किया गया था। वे अब केवल एक पराजित शासन के अवशेष नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संबंधों के विश्लेषण के लिए संभावित महत्वपूर्ण टुकड़े थे। वस्तुओं की समीक्षा न केवल उनके प्रतीकात्मक मूल्य के लिए, बल्कि आंदोलनों, पदानुक्रमों और तार्किक संरचनाओं के ठोस संकेतक के रूप में की गई थी। 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ फाइलों को आंशिक रूप से अवर्गीकृत किया गया था। स्मृति के लिए समर्पित शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और संगठनों ने इन सामग्रियों तक पहुंच का अनुरोध किया। कुछ वस्तुओं को औपचारिक रूप से सार्वजनिक संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। अन्य उनकी राजनीतिक या न्यायिक संवेदनशीलता के कारण सरकारी नियंत्रण में रहे। जर्मनी में बुंडेसर्चिव ने इन सामग्री अवशेषों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई। वर्दी, प्रतीक, झंडे और हेलमेट सहित त्रिआयामी वस्तुओं के प्रभारी विशिष्ट विभाजन बनाए गए थे। इन तत्वों को संरक्षण, पहचान और डिजिटलीकरण के सख्त प्रोटोकॉल के अधीन किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खुले दस्तावेजी रिकॉर्ड में एकीकृत करना था। उसी समय नाजी यादगार के फोरेंसिक प्रमाणीकरण में विशेष एक अनुशासन उभरा। यह काम काला बाजार के लिए किस्मत में नकली के प्रसार के जवाब में किया गया था। तरीकों में पिगमेंट का रासायनिक विश्लेषण, धातु मिश्र धातुओं का अध्ययन, शिलालेखों का सूक्ष्म मूल्यांकन और स्पेक्ट्रोमेट्री शामिल थे। कुछ वस्तुओं को नकली के रूप में त्याग दिया जा सकता है यदि उनके पास आधुनिक घटक मूल युग में उपलब्ध नहीं थे। इन तकनीकी प्रक्रियाओं को हाल के न्यायिक संदर्भों में भी लागू किया गया था। 2015 में ऑन्स्कर ग्रोनिंग के मुकदमे में ऑन्शविट्स की वस्तुओं को अभियोजन पक्ष के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका कार्य सौंदर्य या प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि स्पष्ट था। इसका उद्देश्य उपलब्ध सामग्री के माध्यम से एक विशिष्ट परिचालन संरचना में आरोपी के स्थान को सुदृढ़ करना था। फाइलों के डिजिटलीकरण के साथ नई तकनीकों को एकीकृत किया जाने लगा। अरोल्सन आर्काइव्स और EHRI जैसे प्लेटफॉर्मों ने डेटाबेस विकसित किए, जिनमें उनके प्रासंगिक मेटाडेटा के साथ ऐतिहासिक वस्तुओं की उच्च रिजोल्यूशन छवियां शामिल हैं। ये रिकॉर्ड प्रक्षेप वक्र, लॉजिस्टिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करना या संख्या, शिलालेख, सीम या औद्योगिक निशान जैसे माध्यमिक तत्वों के माध्यम से व्यक्तिगत लिंक की पहचान करना संभव बनाते हैं। युद्ध के बाद की अराजकता के दौरान खोई हुई या चोरी की गई कुछ वस्तुएं दशकों बाद निजी संग्रह, प्राचीन वस्तुओं की दुकानों या अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में फिर से दिखाई दी। कुछ मामलों में उनकी पुनर्खोज ने स्वामित्व, सिद्धता और उपयोग पर कानूनी विवादों को जन्म दिया। इन वस्तुओं का भाग्य उनकी संस्थागत वसूली, उनके संग्रहालय संरक्षण या कुछ हद तक उनकी न्यायिक जब्ती से लेकर था। इन वस्तुओं का उपचार एक संस्थागत नैतिक मुद्दा बन गया।
इसका मूल्य न केवल सौंदर्य या ऐतिहासिक में निहित है, बल्कि आपराधिक तंत्र के भौतिक दस्तावेज के रूप में, सबूत के रूप में कार्य करने की क्षमता में भी है। इस कारण से संग्रह नीतियों ने नियंत्रित उपयोग, प्रासंगिक क्यूरेशन और कठोर संरक्षण के मापदंडों की स्थापना की। हिमलर का हेलमेट न्यूयॉर्क में संरक्षित है। इसकी पता लगाने की क्षमता, फोरेंसिक प्रमाणीकरण और शैक्षिक इस्तीफे के लिए एक असाधारण मामला है। इसकी उत्पत्ति, औपचारिक उपयोग और खोज के संदर्भ को निर्धारित करने की संभावना ने इसे इसकी दुर्लभता के कारण नहीं, बल्कि संस्थागत ढांचे के कारण एक प्रासंगिक टुकड़ा बना दिया, जिसने इसे उचित परिस्थितियों में संरक्षित और प्रदर्शित करने की अनुमति दी। 1945 के बाद से हजारों समान वस्तुओं ने विभिन्न प्रक्षेप वक्र का अनुसरण किया है। कुछ सार्वजनिक संग्रह का हिस्सा हैं, अन्य प्रतिबंधित हिरासत में रहते हैं। वे सभी एक वैचारिक प्रणाली की सूची बनाते हैं, जिसने प्रतीक को वर्चस्व के उपकरण के रूप में प्राथमिकता दी। अपने भौतिक अवशेषों के माध्यम से इस प्रणाली के पुनर्निर्माण ने न केवल अतीत को सटीक रूप से दस्तावेज करना संभव बना दिया है, बल्कि जो कुछ हुआ उसे नकारने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या तुच्छ बनाने के समकालीन प्रयासों को भी खत्म करना संभव बना दिया है। नागरिक और सैन्य अभिलेखागार के हाथों में तीसरे रेह की सूची उदासीन या सजावटी कार्यों को पूरा नहीं करती है। यह एक फोरेंसिक कॉर्पस है, जिसे तकनीकी और मानक मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक सत्य को उसके मूर्त निशान के माध्यम से संरक्षित करना है। हर सीरियल नंबर, हर ब्रांड, हर सिलना लेबल आतंक की वास्तुकला का एक टुकड़ा बरकरार रखता है। इसका प्रलेखित, नियंत्रित और सुलभ अस्तित्व यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रयास का हिस्सा है कि ऐतिहासिक ज्ञान केवल मौखिक या पाठ्य गवाही पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि तथ्यों की भौतिक दृढ़ता पर भी निर्भर करता है।